हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो स्वागत है एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो में। तो डेली बेसिस पे दो वीडियोस और दो इंपॉर्टेंट खुराक आपके करंट अफेयर के लिए, एक मॉर्निंग में द हिंदू का वीडियो और डेली बेसिस पे शाम को आपका ये करंट अफेयर का वीडियो। इनको कंज्यूम करके चल रहे हैं तो आप सभी करंट अफेयर्स को कहीं ना कहीं तरीके से पढ़ रहे होंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वहाँ सभी जगह पे ये वीडियोस हेल्प करेंगे। लेकिन स्पेशली इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये यूपीएससी और साथ ही साथ में स्टेट पीएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनको यहाँ पे ये हिट करता है डायरेक्टली। और मैं आपको वहाँ पे जीएस पेपर्स वगैरह भी बताता हूँ कि इस जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे दोस्तों इतना डिटेल से मैं पढ़ाता हूँ या ऐसे टॉपिक्स लेके चलता हूँ जो सभी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर ऑब्वियस सी बात है सभी लोग एक जगह से पढ़ रहे हैं, खबरें एक ही चल रही हैं, अब अलग अलग जगह से यहाँ पे आपको निकालना पड़ता है। तो मॉर्निंग में द हिंदू तो कवर कर लेते हैं, बचते हैं बाकी सारे सोर्सेज जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ हैं। तो इन सब का कवरेज दोस्तों यहाँ पे हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर में करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले पहुंचो टेलीग्राम पर और वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पे दोनों लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और आते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक पर। इस वाले वीडियो में एनवायरमेंट के बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं और एनवायरमेंट का बढ़िया कवरेज भी है हमारे एग्जाम में। तो जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन में ही आ जाएगा हमारा सबसे पहला टॉपिक। बात हो रही है नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, जो भी हमारे टाइगर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली इनका जो लोकेशन वगैरह है। और अभी जो यहाँ पे ये एनएसटीआर चर्चाओं में है, नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, इसके न्यूज़ में आने के पीछे का रीज़न बहुत ठोस है, बहुत सॉलिड है। और वो रीज़न क्या है, आइए मैं आपको पहले ये न्यूज़ बता देता हूँ, खबर क्या चल रही है वो समझिए। रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसका नाम है एनवीसेट इंडिया 2024। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो एनएसटीआर ये हमारा टाइगर रिजर्व है, इसको हमारे भारत के 55 टाइगर रिजर्व में से पहले टाइगर रिजर्व के तौर पे रैंकिंग दी है। लेकिन क्यों? अपने लेपर्ड की पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड की जो संख्या है दोस्तों 360 के आसपास पहुंच चुकी है। इस वजह से यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन की वजह से नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व अभी के समय पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये खबर आपको जानने को मिल गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा सकता है, तो बैकग्राउंड फैक्ट्स भी पता होने चाहिए ना साथ ही साथ में। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह है आंध्र प्रदेश के अंदर में। आंध्र प्रदेश में स्पेशली जो नलमला हिल्स हैं, ये हमारी पहाड़ियों में आपको ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे क्या मजा आएगा यार, ऐसे आंध्र प्रदेश पढ़ लें बात खत्म? नहीं, आपको लोकेशन देखनी होगी ताकि दिमाग में इन पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ें बैठ जाएं। तो यह है हमारे इंडिया का मैप और हम चले आंध्र प्रदेश, वो बेसिकली यहाँ पर है। और आंध्र प्रदेश के आसपास कई सारे स्टेट्स है जो इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। जैसे ऊपर आप देख पाएंगे ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है एंड देन तमिलनाडु है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के लिए, जितने भी स्टेट्स के नाम लिए हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी बाउंड्री आंध्र प्रदेश के साथ में शेयर करता है? फटाफट आंसर दो नीचे कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों इसी आंध्र प्रदेश को जूम करके देखोगे तो यहाँ पर ही आपका देखने को मिल जाएगा आपका नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, बाकी जो हमारे 55 टाइगर रिजर्व है उनकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर एग्जैक्टली शेयर हुई हुई नजर आएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब लोकेशन समझ लिया। अब दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है ये एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है हमारे देश का, जो लगभग 5937 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये स्क्वायर किलोमीटर याद मत रखना, ऊपर की लाइन जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन भी है हमारे पूरे ईस्टर्न घाट में। कहोगे अब ये वर्ड क्या आ गया, ईस्टर्न घाट? अब देखो ईस्टर्न घाट को मैप में समझो तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। इंडिया का ये हिस्सा जो है ये है पेनिनसुलर इंडिया। ये क्या है? पेनिनसुलर इंडिया, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या वर्ड है? पेनिनसुलर बेसिकली वो रीजन होता है जो 3 जगह से पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत का जो पेनिनसुलर हिस्सा है वो ये है ना भाई। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे तो इधर वेस्टर्न साइड पे है हमारे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे लगातार सारी पहाड़ियाँ आपको नजर आएंगी, है ना। कोंकण कोस्ट भी है, मालाबार कोस्ट है नीचे। इधर आपको नजर आएंगे ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट आपको नजर आएगा। गंगा रिवर का माउथ यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो यहाँ पे श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था, स्पेशली इस वाली लोकेशन पे। तो हमारा ईस्टर्न घाट्स वाले रीजन में दोस्तों यहाँ पर ये आता है, ध्यान रखिए। ठीक है,
आई होप अब आपको बढ़िया क्लैरिटी मिली। अब क्वेश्चन यह है, नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व इतना लंबा चौड़ा नाम रखा क्यों गया? इसके पीछे का रीज़न है दो इंपॉर्टेंट डैम। दोस्तों यहाँ पे दो बांध बने हुए हैं, एक है नागार्जुना सागर डैम और दूसरा है श्रीसाइलम डैम। तो इन्हीं दोनों डैम का नाम चुनकर रख दिया नागार्जुना श्रीसागरम टाइगर रिजर्व करके पूरा नाम आ गया। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पे ये भी बोला जाता है दो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। दो इंपॉर्टेंट, ये टाइगर रिजर्व नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को मिला दोगे तो इसको भी यहाँ पे हम नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों, इसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक नदी बहती है रिवर कृष्णा, इस पूरे रिजर्व से गुजरती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए टोपोग्राफी की बात करते हैं। तो इस टाइगर रिजर्व में कुछ प्लेट्यूज, पठार भी हैं, रिजिस भी हैं, गॉर्जिस भी हैं, वैली यानी घाटियां वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। पहाड़ है, नदियां हैं, तो सब कुछ है भाई। वेजिटेशन की बात करेंगे, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट आपको देखने को यहाँ मिल जाता है और कई सारे प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। और प्लांट से ज़्यादा कई सारे एनिमल्स की स्पीशीज भी यहाँ पे पाई जाती हैं, चाहे इसमें टाइगर हो, लेपर्ड हो, वॉल्फ, वाइल्ड डॉग, जैकल, ये सभी चीज़ें। उसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें सांबर, चीतल, चाउसिंगा, चिंकारा, ये सब जानवर देखने को मिलते हैं। और जो कृष्णा नदी यहाँ से बहती है, उस कृष्णा नदी में मगर, हमारे मगरमच्छ, ऑटर, टर्टल्स, ये वाली स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। तो ये हो गई दोस्तों कंप्लीट कहानी आपके NSTR के बारे में, इस टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, आपने देखा, आर्टिकल पढ़ लिया, अब इस टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लिया। अब भाई इस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाने बैठेगा तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ ली जाएंगी। समझ में आ गया? चलिए फिर ऐसे ही समझेंगे अगली इंपॉर्टेंट खबर को। अगली खबर GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला टॉपिक एनवायरमेंट का हो गया, दूसरा आर्ट एंड कल्चर पे आ गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कलेश्वर टेम्पल के बारे में। वैसे तो मैंने मॉर्निंग के द हिंदू के वीडियो में बोला था कि भाई इसको अच्छे से मैप में देख लेना। देखा नहीं होगा मुझे पता है, मेरी तरह प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे मैं करता था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देख लेना यार, ऐसा नहीं है, जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो देख लेना चाहिए। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ। आखिरकार ये पहले ही समझते हैं चर्चाओं में क्यों है कलेश्वर टेम्पल। ये 13th सेंचुरी का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला है, उसको ये देख सकते हो। ये वो इंस्क्रिप्शन दोस्तों यहाँ पे फाउंड करा गया है रिसेंटली इस टेम्पल में, जब इस टेम्पल को वापस से रिनोवेट कर रहे थे, कुछ काम चल रहा था मरम्मत का, स्पेशली उस दौरान, जिस वजह से कालेश्वर टेम्पल आ गया चर्चाओं में। भाई कालेश्वर टेम्पल मंदिर है, नाम से पता चल रहा है कालेश्वर टेम्पल हमारे लॉर्ड शिव जी से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली बात है, एक हिंदू टेम्पल है जो कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका के देवांगरी डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब लोकेशन देखते हैं सबसे पहले कर्नाटका को। यह है इंडिया का मैप। अभी हम पहुंचे थे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में एक बड़ी बाउंड्री लगी है कर्नाटका की, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। अब कर्नाटका भी कई सारे स्टेट से बाउंड्रीज को शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके साइड में, ईस्टर्न साइड में तो आंध्र प्रदेश ही हो गया, ऊपर तेलंगाना है, उसके ऊपर नॉर्थ में यहाँ पे महाराष्ट्र है, और इधर की साइड में आपका आ जाता है अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं, और नीचे यहाँ पर केरला है, और इधर तमिलनाडु है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 साथ में आपसे ये पूछा जाता है, आप बताओ कर्नाटका के साथ में इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ी बाउंड्रीज को शेयर करना है। यही क्वेश्चन आंध्र प्रदेश का था, यही क्वेश्चन कर्नाटका से रिलेटेड भी आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इस कर्नाटका में कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे दोस्तों देवांगरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ये कहाँ पर है? कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट मैप को जूम करके देखोगे तो इस तरीके से नजर आता है। हम बात कर रहे थे इस रीजन की, यहीं पर आपका यह टेम्पल है कालेश्वर टेम्पल, और इस टेम्पल को लेकर अभी खबर कवर की जा रही है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है जो हमारे भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यह है, सर ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, किसने बनवाया, कब बनवाया? तो ये जो टेम्पल है दोस्तों, ये 2 डायनेस्टीज के जो किंग्स हैं उन्होंने मिलकर बनवाया है। अब वो 2 कन्नड़ डायनेस्टी कौन कौन सी हैं? एक है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, और दूसरी है दोस्तों आपकी वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी। ये जो एम्पायर हैं, 2 एम्पायर्स के दौरान जो राजाओं थे उन्होंने यहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन करवाया। आइए मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। जब बात करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की, तो ये डायनेस्टी दोस्तों, ये एम्पायर इतने बड़े रीजन में फैला हुआ था। यहीं पे हमारा कर्नाटका भी है, तो यहीं पे वो मंदिर भी प्रेजेंट है। और फिर चालुक्य डायनेस्टी को देखोगे तो अगेन दोस्तों यहाँ पर ये पूरा एम्पायर इस रीजन में फैला हुआ था। अगेन यहीं पर कर्नाटका है और यहीं पर आपका ये मंदिर भी है कालेश्वर टेम्पल, इसी को कंस्ट्रक्ट करवाया गया। ये जो टेम्पल है एक सिंगल श्राइन कंस्ट्रक्शन है, इसमें हॉल, एक मंडप भी बना हुआ है, और कई सारे फीचर्स वो हैं जो उस समय पर चालुक्य के समय पर जो टेम्पल्स में इस्तेमाल करते थे, स्पेशली वो।
या फिर जो चोलन आर्किटेक्चर हुआ करता था दोस्तों, उसी का पूरा आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है इस मंदिर को बनाने के लिए। अच्छा, वो कैसा दिखता है चोलन आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट? आइए, ये फोटो है वो, और ये फोटो यहाँ पे मैंने थंबनेल में भी लगा दिया है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है और ऐसे हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मंदिर में आप देख पाओगे पीछे एक मेन हिस्सा है मंदिर का, और इस मंदिर का जो मेन हिस्सा है, इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? विमान। ये जो है, ये क्या है? ये है विमान। इसके ऊपर यहाँ पे गोल से दिख रहा है, इसको बोलते हैं शेखर। और इसका निचला हिस्सा, यहाँ पे जैसे जिस भी भगवान को हमने ये मंदिर डेडिकेट किया है, उनकी मेन मूर्ति, मेन स्टैचू यहाँ पे गर्भगृह में रखा होता है। तो गर्भगृह क्या है? आप मंदिर में एंट्री करेंगे, सामने यहाँ पर बिल्कुल एंट्री में मेन आपको गॉड का स्टैचू मिलेगा, वो कहलाता है गर्भगृह। गर्भगृह को हम इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं, याद है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों, मंडप क्या है? मंडप आपका ये है, वो हॉल है जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, प्रेयर वगैरह भी करते हैं, पूजा वगैरह चलती है। तो ये आपका मंडप हो गया। तो इस तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिलता था उस समय पर। वही आर्किटेक्चर को इंस्पायर करके और क्या हुआ, यहीं पर ये पूरा टेम्पल यानी कलेश्वर टेम्पल का डिज़ाइन तैयार किया गया। तो इस टेम्पल का जो शिखर वगैरह है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है चोलन आर्किटेक्चर का। बाकी इस मंदिर के अंदर में दोस्तों एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी प्रेजेंट है। बताया जाता है ये शिवलिंग लगभग 1000 साल पुराना है। आप इमेजिन कीजिए, 1000 ईयर्स पुराना। ये जो टेम्पल है, ये आज के समय पर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसको प्रॉपर तरीके से हमने प्रोटेक्शन दे रखी है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये सब किसने दिया है? ये दिया है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ASI ने। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है। क्लियर हो गया? चलिए, बड़े आराम से ये भी समझ में आ गया होगा। आते हैं तीसरे आर्टिकल पर। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट। वापस से एनवायरमेंट की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लो। पहला वाला आर्टिकल एनवायरमेंट का ही था। अब यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है दोस्तों अर्थ वॉर्म्स के बारे में। आइए मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको तो प्रेस कर सकते हो ना। 2000 लाइक्स का टारगेट है, बस इतना आपको पूरा करवाना है। 11-12 हज़ार लोग इस वीडियो को देखते हैं, आप यहाँ पे इतना सपोर्ट कर सकते हैं। जब बात आती है अर्थवॉर्म की, तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? केंचुआ। अब ये जो केंचुआ है दोस्तों, ज़्यादातर मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। उस रिपोर्ट में ये बोला गया कि लगभग 10,000 प्रजातियां हैं केंचुए की, जिसके बारे में जानकारी हमारे पास में अभी के समय पर नहीं है। हमारे साइंटिस्ट लगातार उसके बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं। तो अभी 100 साल लग जाएंगे हमें इन बाकी सारे केंचुओं के बारे में जानकारी निकालने के लिए। ये रिसेंटली एक स्टडी के दौरान पता चला, जिस वजह से दोस्तों पूरा अर्थवर्म ही खबरों में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म क्या है? जमीन पे पाया जाने वाला, मिट्टी में पाया जाने वाला यहाँ पर एक इस तरीके का केंचुआ कीड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये ल्यूम्ब्रिकस जीनस इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, इस फैमिली से बिलोंग करता है। अर्थवर्म जो होते हैं ये हार्मलेस होते हैं, कोई ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाते नहीं हैं। हमारी मिट्टी के लिए कई बार बहुत अच्छे साबित होते हैं। ये जो केंचुए होते हैं ज़्यादातर मिट्टी में ही पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और उसी मिट्टी को और ज़्यादा बेटर बना देते हैं आपकी फसल के लिए। जैसे इसके फीचर्स हैं कुछ। अर्थवर्म की जब आप बॉडी देखते हो दोस्तों, तो रिंग ऐसे करके बने हुए हैं, जैसे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और रिंग सेगमेंट्स में यहाँ पर इनकी बॉडी बटी हुई है। ये जो सेगमेंट्स की बात कर रहे थे ना, ये वो है सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स में ये बॉडी बटी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये आप देख पाएंगे, ये ऊपर का हिस्सा ये माउथ है, और ये इसका यहाँ पर पीछे का रीजन है। तो ये क्लियर हो गया। उसके अलावा अर्थवर्म को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स हैं। जैसे बोला जाता है अर्थवर्म के कुछ इंटरनल ऑर्गन जो हैं, है ना, इसके कुछ इंटरनल ऑर्गन वगैरह हैं जो कि बार बार डुप्लीकेट, यानी उनके बहुत सारे कॉपीज भी आपको नजर आएंगी। इनके पास में लंग्स नहीं होता, फेफड़ा नहीं होता। किसके पास में? हमारे अर्थवर्म्स के पास में। अब फेफड़ा नहीं है तो यार यहाँ पर ये सांस वगैरह कैसे लेते हैं? लंग्स का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर ब्रीथिंग के अंदर में। तो दोस्तों ये जो सांस वगैरह लेते हैं ना, अपनी स्किन के माध्यम से जो ऊपर की खाल होती है उससे ये सांस लेते हैं। इनकी आंखें भी नहीं होती, तो आंखें नहीं होती तो कैसे पता लगाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इनके पास में एक रिसेप्टर होता है इनकी खाल में, इनकी स्किन के अंदर में। इसकी वजह से ये लाइट को महसूस कर लेते हैं। अपने आप को अगर इनको कोई टच करेगा तो वो महसूस कर लेते हैं। वैसे इनके पास में आंखें नहीं हैं, तो ये रिसेप्टर का यूज़ करके करते हैं। ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम सोचेंगे यार ये क्या पूछ लिया यूपीएससी ने, है ना, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये न्यूज़ में है, ध्यान रखिए। तो इस वजह से चर्चाओं में बैकवर्ड इन्फॉर्मेशन के साथ में पढ़ना जरूरी है। तो अर्थवर्म के पास में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़,
सबके पास में एक हार्ट है, यहाँ पे अर्थवॉर्म्स के पास में 5 हार्ट होते हैं, 5 दिल होते हैं जो ब्लड को यहाँ पे पंप कर रहे होते हैं इनके पूरे बॉडीज़ के अंदर में। इनका जो फूड है, इनका जो पूरा खाना है वो क्या होता है, वही सड़े गले जो प्लांट वगैरह हैं उसको ज़्यादातर ये कंज्यूम करते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये खाते हैं और वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि उन चीज़ों को यहाँ पे ये इनकी बॉडी में चले जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये फिर फ़ायदा पहुँचाते हैं हमारे मिट्टी को भी। कैसे? देखिए, अर्थवर्म जो ये पर्टिकुलर इंसेक्ट है, जो भी है यहाँ पर, ये जो कीड़ा है दोस्तों, ये एक प्रकार का हर्मोफ्रोडाइट है। ध्यान रखिए, हर्मोफ्रोडाइट ये क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थवर्म भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो एक इंडिविजुअल वर्म में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बात यहाँ पर यह है, अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। केंचुए के क्या फ़ायदे हो सकते हैं यार? देखो, अर्थवर्म्स क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको यहाँ पर और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं और यहाँ पे उसको एक अच्छी मिट्टी के अंदर में बदल देते हैं, और वो अच्छी मिट्टी कहीं ना कहीं हमारे प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अर्थवर्म दूसरी साइड से दोस्तों अपना वेस्ट भी रिलीज करते हैं। जो इनके बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है उसको बोलते हैं कास्टिंग्स, और जो कास्टिंग होता है इसके अंदर में कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पोषण इनके कास्टिंग में प्रेजेंट है, मिट्टी में इन्होंने यहाँ पर वेस्ट रिलीज कर दिया है, और वही कास्टिंग फिर प्लांट्स को हमारे ग्रो करने में हेल्प करती है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि जो अर्थवर्म से मिट्टी में पाए जाते हैं तो कई बार छोटे छोटे जो टनल्स हैं, चैनल्स हैं, वो बना देते हैं, जिसके माध्यम से प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह है वो हमारे मिट्टी में पहुंच जाता है। मॉइस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। वो यहाँ पे कवर किया गया। क्लियर हो गया? तीसरा आर्टिकल भी कवर। चलिए आते हैं अगला आर्टिकल पे। अब ये टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी का। बहुत काम का आर्टिकल है यार। आपने देखो हाल ही में ये जो वर्ड है ना, लिटरली ड्रैगन ड्रोन्स, ये ट्रेंड कर रहा था। रीज़न क्या है? अब दोस्तों ये बोला जा रहा है ड्रोन है, वैसे तो एक ड्रोन है। अब ड्रोन क्या होता है सबको पता है भाई, एक नॉर्मल सा ड्रोन है जिसको हम यहाँ पर उड़ा सकते हैं, नीचे यहाँ पे निगरानी रखने के लिए उसके कैमरे से सर्विलांस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये वर्ड है ड्रैगन ड्रोन। अब ड्रैगन जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी, हाँ भाई ड्रैगन, बड़ी बड़ी मुंह से आग छोड़ने वाला, उसी को बोलते हैं ड्रैगन। हाँ, तो इसको ड्रैगन ड्रोन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये भी कुछ इसी प्रकार की आग छोड़ता है, लेकिन आग छोड़ता नहीं, छुड़वाया जाता है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा खबरों में कवर किया गया ड्रैगन ड्रोन्स को। एक डेडली न्यू वेपन आ चुका है मार्केट में, नया हथियार है ये। और दोनों साइड से यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, इस वॉर में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। और दोनों साइड से यहाँ पर दोस्तों अब चिंतित है इस पर्टिकुलर ड्रोन को लेकर। कई चर्चाएं हुए, कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए ड्रैगन ड्रोन को लेकर। तो है क्या ड्रैगन ड्रोन? आइए मैं आपको बताता हूँ। ड्रैगन ड्रोन जो है स्पेशली यहाँ पे एक सब्सटेंस का यूज़ करता है। वैसे तो नॉर्मल ड्रोन है, इसको ड्रैगन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एक चीज़ का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है थर्माइट। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्माइट का इस्तेमाल किया है हमने। थर्माइट क्या है? थर्माइट बेसिकली एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, इन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड मिला देते हैं, और एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड मिला के मिलता है हमें थर्माइट। और थर्माइट होता बहुत विस्फोटक है, कई सारी जगह पर यहाँ पर इसका यूज़ होता है। रेल रोड जो ट्रैक्स होती हैं रेलवे की, उसको वेल्ड वगैरह करने में इसी थर्माइट का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसी थर्माइट से दोस्तों आग फेंकी जा सकती है। ये आप देख पाएंगे, वो ये है यूक्रेन का ड्रैगन ड्रोन। ये क्या कर रहा है, इसी एल्यूमिनियम और आयरन के मिक्सचर को, इसी मोल्टन मेटल को सीधा नीचे फेंक रहा है, गिरा रहा है रशियन पोजीशंस पर। जिससे इसलिए बोला जा रहा है कि भाई, क्योंकि अगर ये वाला जो दोस्तों मोल्टन मेटल है, कहने का मतलब है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की आग अगर किसी चीज़ को पकड़ ली थी तो समझना उसको जला के भस्म ही कर देगी। पानी के अंदर तो वैसे आग भुल जाती है, चाहे कैसी भी आग हो, ये पानी के अंदर भी जलता रहता है। इतना ज़्यादा खतरनाक है, इस वजह से इसको ड्रैगन ड्रोन का नाम दिया गया है। नाउ क्वेश्चन यह है कि सर ड्रोन में हमने थर्माइट डाल दिया, थर्माइट लगा दिया और उससे आग छूट रही है, ये हो गया ड्रैगन ड्रोन। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, इसमें जो मिश्रण का हमने इस्तेमाल किया है, वो मिश्रण क्या है याद रखिएगा, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड का। जब उसको जलाते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से आग निकलती है। एक ऐसी आग जिसके चपेट में कुछ भी आ गया तो वो जल जाएगा, चाहे कपड़ा हो, पेड़ हो, मिलिट्री ग्रेड व्हीकल्स हो, सब कुछ जला सकता है। इवन ये चीज़ दोस्तों पानी के अंदर भी जलती रहती है। तो मान लो किसी ह्यूमन के ऊपर पहुंच गया तो वो तो इंसान बुरी तरह से कह सकते हैं, उसको ये जलन फेस करनी पड़ेगी। ह्यूमंस में क्या होता है, कई केसेस में ये फैटल माना जा सकता है, यानी जानलेवा हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब ये पानी के अंदर भी जल रहा है तो एक इंसान को छोड़ देगा क्या? उसको भी जला देगा, तो इंसान के लिए जानलेवा है।
लेकिन कई बार इंसान बच जाएगा तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा बर्निंग के निशान होंगे, उसका बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, हड्डियाँ गल जाएंगी। ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है इस ड्रैगन ड्रोन की साइड से। बस हमने क्या करा, इसमें हमने थर्माइट डाल दिया है, उस थर्माइट को हम ड्रोन के माध्यम से नीचे गिरा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इसी को नाम दे दिया गया ड्रैगन ड्रोन का नाम। रिसेंट समय पर जो ड्रैगन ड्रोन है दोस्तों, इनको सबसे पहली बार तैनात किया गया था रशिया यूक्रेन वॉर में सितंबर के समय पर। और क्वेश्चन यह है कि सर ये तो चीज़ बहुत खतरनाक है जो कि हम सबको दिखाई दे रही है, तो क्या हम इसको रोक नहीं सकते? क्या इसको हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते? क्या रोक सकते हैं यार? हमारे पास में बहुत सारे नियम हैं। इंटरनेशनल रेगुलेशन की जब बात आती है तो थर्माइट का युद्ध में इस्तेमाल करना, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हमारे जो इंटरनेशनल नियम है वहाँ पे कोई भी इसके ऊपर रोक टोक नहीं लगाई गई है। लेकिन एक बात ये बोली गई है कि अगर आप इस हथियार का आम नागरिकों के ऊपर में, आम सिविलियंस के ऊपर में इस्तेमाल करोगे, उनके ऊपर अत्याचार करोगे, तो ये चीज़ यहाँ पे बैंड है। ऐसा आप नहीं कर सकते। और ये ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास में एक अग्रीमेंट है, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। ये बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर में रोक लगाता है, तो ये भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कशन होगा। यहाँ पे बात हो रही है रेयर डिजीजेस के बारे में। क्या है रेयर डिजीज का मामला, आइए मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में एक खबर कवर की गई है, उस न्यूज़ को पहले देख लो। खबर यह है कि रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट राय अपनी इशू करी है, जहां पर इनका मेन पर्पस क्या है कि जितने भी ऑर्फन ड्रग्स हैं स्पेशली उनको अवेलेबल करवाना। ऑर्फन ड्रग स्पेशली वो दवाइयां होती हैं जिनसे रेयर डिजीज को ठीक किया जा सकता है। अब रेयर डिजीज नाम से पता चल रहा है ये वो बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनोखी हैं, या कुछ लोगों को ही यहाँ पर ये बीमारियां होती हैं, उनको बहुत परेशान करती हैं। तो आइए समझते हैं रेयर डिजीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बनेगा। रेयर डिजीज़ जो है आज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन बन चुकी है जहाँ पर लाखों लोगों में या हज़ारों लोगों में, केवल मान लो 1000 लोगों में एक इंसान को वो बीमारी हुई है, तो वो रेयर डिजीज़ कहलाती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर ये कम होती है बीमारी और इतनी ज़्यादा भयंकर भी होती है। बताया जाता है आज दुनिया में 7000 से लेकर 8000 के आसपास रेयर डिजीज़ प्रेजेंट हैं। लेकिन इनमें से आप इमेजिन करो 8000 बीमारियां हैं हमारे सामने, और इन 8000 में से 5% से भी कम बीमारियों का इलाज है हमारे पास में। तो बड़ी प्रॉब्लम है। नई नई बीमारियों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है, ऐसी भी रेयर डिजीज़ हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, इसको हम रेयर क्यों बोलते हैं, अनोखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर 1000 लोग में जब केवल एक व्यक्ति को बीमारी ये वाली होती है तो उसको बोलते हैं रेयर डिजीज़। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर रेयर डिजीज़ की भी अपनी खुद की कैटेगरीज होती हैं। भारत में स्पेशली यहाँ पे हमने रेयर डिजीज़ को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा हुआ है। एक है आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 में वो सारी बीमारियां हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, और ये सब वन टाइम एक इनिशिएटिव के माध्यम से, एक टाइम का इलाज होगा, उसी से यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। ग्रुप 2 के अंदर में वो वाली बीमारियां होती हैं जिसमें लंबा इलाज चलता है, लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर दवाइयाँ चलेंगी, रेगुलर चेकअप्स होंगे, तो ये होता है ग्रुप 2 के अंदर में। ग्रुप 3 में जो हमारी 3 वाला है ग्रुप है, इसमें वो वाली रेयर डिजीज़ को कवर किया जाता है जिसका एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़िंदगी भर इलाज चलेगा और वो ट्रीटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो इंसान यहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ग्रुप 1, 2 और 3 कैटेगरी में भारत के अंदर में रेयर डिजीज़ को बांटा गया है। लेकिन इन्हीं रेयर डिजीज़ वाले पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हमने शुरू कर रखे हैं, जिसमें एक प्रोग्राम है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेयर डिजीज़ इन इंडिया। साल 2021 में जो हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ है दोस्तों, इसको लॉन्च किया गया था। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर में हमारा मेन पर्पस क्या था, कुछ पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवाना लगभग 50 लाख लोगों को, सॉरी 50 लाख नहीं, 50 लाख रुपए का यहाँ पर एक पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवाना उन पेशेंट्स को जो इस रेयर डिजीज़ के शिकार बने हुए हैं या जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है कुछ आइडेंटिफाइड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की साइड से। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपके एम्स वगैरह भी हो गए, अगर यहाँ से इलाज चल रहा है तो उनको सपोर्ट करने की बात की गई है इस प्रोग्राम में। समझ गए? चलिए अब आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पर अगेन एक बीमारी की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है म्यूरिन टाइफस के बारे में। म्यूरिन टाइफस एक डिजीज़ है जो कि रिसेंटली चर्चाओं में आई है, और ये आप देख पाएंगे बिजनेस लाइन द हिंदू का ही एक टॉपिक है, जिसमें अगेन बात आ रही है केरला की ही। केरला में एक इंसान को यहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा रेयर बैक्टीरियल डिजीज़, आप इमेजिन कीजिए रेयर डिजीज़ है, एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को होती है। तो केरला में हमें ये बीमारी देखने को मिली है, इस वजह से ये चर्चाओं में है म्यूरिन टाइफस। क्या है म्यूरिन टाइफस, आइए मैं आपको बताता हूँ।
हुआ एग्जैक्टली यह है, 75 साल की एक ओल्ड मैन है, 75 साल के, जो केरला से आते हैं। हाल ही में वो वियतनाम गए थे, कंबोडिया गए थे, और वहीं पर इनको एक बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया जिसको बोला जाता है म्यूरिन टाइफस। म्यूरिन टाइफस एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जिसमें एक ऐसा भयंकर इन्फेक्शन होता है। लेकिन पहले ये जान लो, ये इन्फेक्शन होता किसकी वजह से है? होता एक कीड़े की वजह से, जो आपको बगल में दिख रहा है, ठीक है, एक फ्ली है ये, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यही जो कीड़ा है दोस्तों, ये इन्फेक्टेड जो फ्ली होता है जिसका नाम है रिकेट्सिया टाइफी, ये इस बीमारी को फैलाता है। इसके अंदर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये इन्फेक्शन ये इंसान के अंदर में ट्रांसमिट कर देता है काट कर। और ये जो कीड़ा है इसको हम एंडेमिक टाइफस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा फ्ली बॉर्न टाइफस के नाम से जानते हैं, या फ्ली बॉर्न स्पॉटेड फीवर के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये कई सारे हमारे चूहे हैं, उसके अलावा मोंगूस जैसे जानवर हैं, इन सब जानवरों के अंदर में भी ये जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो देखने को मिलती है। इन सब बीमारी के रेजर्वोयर हैं वो सभी जानवर। अब इस बीमारी को कैरी करने वाला जो ये कीड़ा है, फ्ली की हम जो बात कर रहे थे, ये फ्ली दोस्तों कहीं पर भी रह सकता है, दूसरे छोटे छोटे मैमल्स में भी रह सकता है। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, इनके बॉडी के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे कीड़े रह सकते हैं, और एक बार ये इन्फेक्ट हो जाते हैं तो इस बीमारी को यहाँ पर फिर अपनी ज़िंदगी भर दूसरे इंसानों में फैलाते रहते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन है ये कई सारे तरीके से हो सकता है, ध्यान में रखिए। जब एक इन्फेक्टेड फ्ली यानी कि एक इन्फेक्टेड कीड़ा कांटेक्ट में आ जाए एक इंसान के स्किन के कट में, मान लो उसके खाल पे, एक नॉर्मल इंसान है जिसके खाल पे कोई कट लग गया है, तो उस घाव के कांटेक्ट में आ जाए तो ये इस बीमारी को उसी घाव के ज़रिए एक इंसान के बॉडी में पहुंचा देता है ये पर्टिकुलर कीड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे इस बीमारी का नाम है म्यूरिन टाइफस, ध्यान रखिए। ये अच्छी बात है कि एक इंसान से, क्योंकि ये सीधा कीड़े से इंसान में आ रही है, इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी नहीं फैलती। ये जो बीमारी है ये स्पेशली हमारे कोस्टल, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। भारत में म्यूरिन टाइफस के जो केसेस प्रेजेंट हैं ये हमारे नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश एंड कश्मीर के अंदर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये भी एक बेसिक तथ्य है, ध्यान रखिए। नाउ अब बात आती है सिम्टम्स की, क्योंकि कई बार सिम्टम्स भी पूछ ले जाते हैं। तो ये जो म्यूरिन टाइफस है दोस्तों, इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पे बोला जाता है जो लक्षण है वो लगभग 14 दिन में दिखाई पड़ते हैं। एक इंसान को बीमारी हो जाएगी तो 14 दिन लग जाएंगे लक्षण दिखने में। इसमें बुखार, सर में दर्द, शरीर में दर्द, जॉइंट पेन, है ना, उसके अलावा जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द, ये सब कुछ यहाँ पे लक्षण के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों में जो ये लक्षण है वो बाद में दिखाई पड़ते हैं, और स्पेशली होता क्या है, उनकी खाल के ऊपर में, उनके स्किन के ऊपर में रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के, जैसा बगल में इस फोटो में देखने को मिलेगा। ये कुछ रैशेस हो जाते हैं। अब सवाल यह है क्या कोई इसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है? वैसे तो अगर आप देख पाएंगे तो करंट समय पर, क्योंकि रेयर डिजीज है, ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, तो इसको लेकर कोई प्रॉपर ऐसी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। बस खाली यहाँ कुछ एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एंटीबायोटिक का नाम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लाइन। डॉक्सीसाइक्लाइन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है अगर आप इस बीमारी के लिए कुछ अच्छी थेरेपी ले रहे हैं, स्पेशली उस दौरान, ठीक है। और सही समय पर तुरंत इस बीमारी का पता लगना और उसी समय पर ट्रीटमेंट देना एक अच्छा चीज़ हो सकता है एक इंसान को इस बीमारी से बचाने के लिए। क्लियर? चलिए, आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार आज का डिस्कशन था, सिंपल डिस्कशन था, और इसी के साथ में हम अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि दूसरे आर्टिकल में अगर कोई मान लो टॉपिक जैसे चर्चाओं में है तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। द हिंदू में हम अपने एडिटोरियल, उसके अलावा शॉर्ट न्यूज़, तो यानी मेंस और प्रीलिम्स के जो भी आर्टिकल्स है द हिंदू के, वो तो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा बचते ये सभी आर्टिकल्स हैं जिसको कवर करना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हम कवर नहीं कर पाते। और आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर में केवल एक सोर्स अगर पढ़ के जाओगे फंस जाओगे, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड भी आप देखोगे, एक सोर्स पढ़ के जाओगे फंस जाओगे। आपको सभी सोर्सेज को साथ में लेकर चलना होगा। अब साथ में कैसे ले चल सकते हैं, उपाय आपके सामने हैं। 2 वीडियोस में डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, मॉर्निंग में द हिंदू और इवनिंग में आपके बाकी बचे कुचे जितने भी सोर्सेज हैं उन सब का कंपाइलेशन। मंथली कंपाइलेशंस भी आपकी बार लेकर आऊँगा। कोशिश करूँगा कि मंथली कंपाइलेशंस के वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँ और कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवाऊँ। उसमें भी आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में करते हैं आज अपने सेशन को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में कब? कल मॉर्निंग में मिलेंगे द हिंदू के वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।